नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पंचायती राज शब्द की अवधारणा के बारे में। पंचायत हमारे देश का प्राचीन शब्द है। यह बहुत पुराना और सुंदर शब्द है। पंचायत के साथ प्राचीनता की भी खास जुड़ी है। पंचायतों के बारे में बात करने के लिए पहले यह जान लेते हैं कि पंचायती राज की अवधारणा आई कहाँ से। अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो पता चलता है कि हमारे देश में पारंपरिक पंचायतों के नाम की संस्थाएं या सभाएं अस्तित्व में रही हैं। पहले कुछ लोगों को आपसी सहमति से चुनाव कर दिया जाता था। भारत देश में गुलामी की लंबी दास्तान सही है। सोने की चिड़िया से इस मुल्क को जी भर के लूटा गया है। ऐसे समय में शोषण का शिकार रहे लोगों में असुरक्षा की भावना भी रही है और उन्होंने आपसी समझ भी खोई है। लेकिन उस वक्त पंचायतें सक्रिय रही हैं, इस तरह के प्रमाण हमारे इतिहास में अनेक जगह पर मिलते हैं। उस वक्त की पंचायतों द्वारा लोगों को एकजुट करने, उनके अधिकारों के प्रति सचेत करने के कार्य बखूबी किए गए हैं, जिनका इतिहास में काफी वर्णन मिलता है। जब हम हमारे इतिहास को पढ़ते हैं, हमारे इतिहास का अवलोकन करते हैं, तो यह बात सर्वविदित है कि पंचायती राज संस्थाएं इतिहास के हर पड़ाव में लोगों से कहीं न कहीं रूबरू होती रही है। अंग्रेजी शासनकाल में देशवासियों पर खूब अत्याचार हुए हैं, लेकिन उसी वक्त पंचायती राज संस्थाओं की जो शुरुआत थी वो भी उसी वक्त हुई है। परंतु इनकी जो स्थापना है वो भी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही इसकी नींव रखी गई है। साल 1882 में अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड रिपन, जिनकी जो सोच थी उस सोच के बूते पंचायती राज संस्थाओं की नींव रखी गई है। लॉर्ड रिपन गांवों के महत्व को भली भांति समझते थे और इसी कारण वह भारतीय शासन व्यवस्था जो उस समय छोटे छोटे समूहों रजवाड़ों में बटी हुई थी उसको वो भारतीयों तक पहुंचने के लिए नाकाफी मानते थे। उनका मानना था कि अगर पंचायती राज संस्थाएं सुदृढ़ होंगी तो लोगों को एकजुट करना आसान होगा। इसमें भी हालांकि वह अपना फायदा आंक रहे थे। अंग्रेजों ने लॉर्ड रिपन की सोच को अधिक तवज्जो भी नहीं दी, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने उनके द्वारा सुझाए गए कुछ प्रावधान उस वक्त कानूनों में कर दिए। आजादी के लिए लड़ी जा रही लड़ाइयों के दौरान महात्मा गांधी जी जो ग्राम स्वराज के प्रबल समर्थक थे, उनके मन में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर एक खाका तैयार हुआ जो उस वक्त ना सही, लेकिन आजादी के बाद पंचायती राज संस्थाएं जो स्वायत्त और संवैधानिक संस्थाओं के रूप में आज देश भर में कार्य कर रही हैं, उनकी नींव उसके आधार पर पड़ी। संविधान सभा के अध्यक्ष बाबा भीमराव अम्बेडकर जी गांव और पंचायत के महत्व को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने भी महात्मा गांधी जी के विचार से सहमति प्रकट की और पंचायती राज संस्थाओं के लिए खाका आजाद भारत में उनके द्वारा तैयार किया गया। हमारे देश में पंचायती राज संस्थाएं सत्ता के विकेंद्रीकरण के फलस्वरूप अस्तित्व में आई है। इस संदर्भ में हालांकि विकेंद्रीकरण शब्द का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है। अगर विकेंद्रीकरण शब्द की जगह हस्तांतरण शब्द का प्रयोग हुआ होता तो अधिकारों की अनुभूति होती। विकेंद्रीकरण शब्द बंटवारे की अनुभूति कराता है। पंचायती राज संस्थाओं को बंटवारे माफिक कार्य सौंपे जाने का जिक्र जोर शोर से हुआ है, लेकिन अधिकारों के हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है वो बेहद धीमी रही है। राम मनोहर लोहिया जी विकेंद्रीकरण शब्द पर काफी जोर देते थे। वह विकेंद्रीकरण शब्द के अलावा एक चौखंबा राज शब्द का प्रयोग करते थे। यह शब्द पंचायतों के साथ जुड़ता है, ऐसा उनका मानना था। साल 1947 में देश के आजाद होने के बाद से लेकर पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए कमेटियों का गठन होता रहा और साल 1994 का वह स्वर्णिम साल था जिस साल पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार हासिल हुआ। संविधान में 73वां संवैधानिक संशोधन जोड़ा गया और उस संवैधानिक संशोधन के तहत 29 तरह के विषय पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे जाने का जिक्र हुआ। पंचायतें संविधान की 7वीं अनुसूची का विषय है जो राज्य सूची के दृष्टि 5 में शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। पंचायतों का गठन करना राज्य सरकार का विषय है
इसलिए पंचायतों से संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार है वह भी राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। आजाद भारत में पंचायतों को व्यापक अधिकार देने की कवायद शुरू की गई। स्थानीय स्वशासन के रूप में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय बनाने के लिए ग्राम पंचायत के कार्यों का भी अत्यधिक विस्तार किया गया। संविधान की भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अणे तक कुल 16 अनुच्छेद दिए गए हैं, जिनमें पंचायतों से संबंधित तमाम प्रकार के जिक्र हैं। अनुच्छेद 243 जिसमें परिभाषाएं हैं, अनुच्छेद 243 क जिसमें ग्राम सभा, 243 क पंचायतों के गठन से संबंधित है, 243 ग में पंचायतों की संरचना दी गई है, 243 घ में स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, 243 अड जो पंचायतों की अवधि से संबंधित है। इसके अलावा 243 च पंचायतों की सदस्यता के लिए अनर्हता जो रखी गई है उनका जिक्र करता है। 243 च पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उनके उत्तरदायित्व के बारे में विस्तार से बात करता है। अनुच्छेद 243 ज जिसमें पंचायतों द्वारा कर रोपण की शक्तियों का जिक्र है और उनकी निधियां हैं उनके बारे में यह अनुच्छेद बात करता है। 243 झ जिसमें वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्तीय आयोग की स्थापना का प्रावधान है। 243 ई पंचायतों के लेखा परीक्षण से संबंधित है। 243 क पंचायतों के निर्वाचन, 243 ठ संघ राज्य क्षेत्रों पर परिवर्तन से संबंधित है। 243 ड कथित क्षेत्रों पर इस भाग का लागू न होने से संबंधित है, जबकि 243 ढ विद्यमान निधियों और पंचायतों की निरंतरता से संबंधित है और 243 अण जिसमें निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है। इस तरह से पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक अस्तित्व हमारे संविधान में दर्ज है। पंचायती राज संस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे देश की तकरीबन 70% आबादी जो गांव में निवास करती है उसके लिए लागू होने वाली योजनाएं और विकास कार्य पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा ही ग्राम स्तर पर लागू किए जाते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगली वीडियो जिसमें पंचायती राज संस्थाओं हमारे गांव देहात के बारे में खास जानकारी देकर आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।